है, स्पर्म से बहुत ज़्यादा डैमेज है, एग्स की शरीर में बहुत कमी है। तो जैसे जैसे समय निकलेगा ये चीज़ें तो और वर्सन हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स नज़र आ ही रहे हैं जहाँ पे जो है आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आईवीएफ जो हम करते हैं, एक बेबी जो क्रिएट करना है, एक इमारत क्रिएट करने की तरह है। इन चीज़ों को हम लोग नहीं सही करेंगे तो स्पर्म्स की क्वालिटी और वर्स होगी। आईवीएफ जादू नहीं है, स्पर्म्स भी ठीक है, एग्स भी ठीक नज़र आ रहे हैं, ट्यूब्स भी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है। तो कम से कम 30% कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। कई बार हमें डोनर एग्स की सहायता लेनी पड़ती है। अबॉर्शन का रिस्क जो हो गया, बच्चों में मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल रिटार्डेशन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज के हमारे एपिसोड वोकलिस मेडिका में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं अवेयरनेस, हेल्थ और उससे जुड़े सॉल्यूशंस के लिए। आज के हमारे एपिसोड में हमारा विषय है आईवीएफ। आईवीएफ को लेके बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियाँ पेशेंट्स के दिमाग में रहती हैं, कपल्स के साथ में रहती हैं। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं मोहाली। हमारे साथ हैं डॉक्टर लवली सोडी। वेलकम मैडम। मैम, अभी अगर हम बात करें आईवीएफ की, आपने बड़ा टेक्निक्स भी हम अपडेट कर रहे हैं, तो एकदम बेसिक से अगर हम शुरू करें, बिकॉज अगर हम मोहाली जैसे शहर की बात करते हैं तो तब भी पेशेंट थोड़ा सा जागरूक रहता है, बट अगर हम एक टायर नीचे जाते हैं तो इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज़ हैं आज की डेट में, जो आईवीएफ वरदान बन के उन्हें सोल्व कर सकता है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो एक बेसिक से अगर हम शुरू करें आईवीएफ को समझने के लिए, तो आप तो हमारे पेशेंट्स को कैसे समझाएंगे मैम कि आईवीएफ है क्या एक्चुअली? देखो, आईवीएफ समझने के लिए पहले हमें जो प्रेगनेंसी होने की नेचुरल प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा, है ना। ये मेरे पास एक मॉडल है, मैं इसके रास्ते आपको और हमारे दर्शकों को समझाना चाहूँगी कि बेसिक ये स्ट्रक्चर रहता है। इस तरह से यूट्रस है, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स होती है और ओवरीज यानी कि अंडेदानी निधि है। तो हर महीने एक एग बनता है, या राइट साइड की ओवरीज में से बनेगा या लेफ्ट साइड की ओवरी में से बनेगा। इस एग को ट्यूब ने उठा के यूट्रस की तरफ लेके जाना है। तो जब ये एग यहाँ से निकलता है तो ट्यूब के आगे इस तरह की फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं, उंगलियों की तरह। उन्होंने एग को उठाना है, यूट्रस की तरफ ले आना है, और स्पर्म्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे वेजिना में, और यहाँ से स्पर्म्स स्विम करके धीरे धीरे अपना दोनों तरफ ट्यूब्स में चले जाते हैं, जहाँ पे उनको एग मिल जाता है। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बन जाता है, और वो एम्ब्रियो धीरे धीरे शिफ्ट होके यहाँ पे यूट्रस में आता है और यहाँ पे अटैच करता है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है। फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप फैलोपियन ट्यूब होता है सबसे पहला स्टेप। तो अब किसी लेडी को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हो सकता है एग बनने में प्रॉब्लम हो सकता है ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकता है स्पर्म्स में प्रॉब्लम हो, स्पर्म्स आगे पहुंच ना पाते हो, एग को फर्टिलाइज ना कर पाते हो, या फिर यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम है, वो एम्ब्रियो को अटैचमेंट नहीं करने दे सकता। ठीक है। तो आईवीएफ जो है इस नेचुरल प्रोसेस को एक तरह से काफी हद तक बाईपास करता है, लेकिन फिर भी कंसेप्शन तो कुछ हद तक नेचुरल ही होता है। तो आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि हम इंजेक्शंस देते हैं, पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं जिससे मल्टीपल एग्स बने। हर महीने तो एक ही एग बनता है, और एक ही एग से अगर हम लोग आईवीएफ करना चाहेंगे तो रिजल्ट बहुत ही कम रह जाएंगे। तो कोशिश होती है 10-12 एग, मैक्सिमम 15 एग किसी लेडी के तैयार हो, फिर उसको बेहोश किया जाता है। तो जैसे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, तो यहाँ से नीडल डाल के बेहोश करके तो हम एग्स को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बेहोशी में क्या करते हैं प्रोसीजर, तो इसमें पेन का कोई सवाल नहीं है। फिर हम लेबोरेटरी में वो स्पर्म्स को और एग्स को एक साथ एक छोटी सी प्लेट या डिश होती है उसके अंदर रखते हैं। वहाँ पे स्पर्म्स और एग्स की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, एम्ब्रियोज बन जाते हैं। फिर हम उन एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो बेसिक आईवीएफ है उसमें एक्चुअली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नेचुरल है। उस पे हमने एग्स और स्पर्म्स को एक साथ रख दिया, उन्होंने एक दूसरे को जो है फ्यूज करके एम्ब्रियोज बन गए, और हमारा काम है फिर वो एम्ब्रियोज को उठा के यहाँ पे डाल देना। जो इससे फर्दर प्रोसीजर है इक्सी,
उसमें उसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो उसके अंदर जो है एक एक स्पर्म को पकड़ के माइक्रो नीडल के सहारे से एक एक एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो वो कुछ हद तक एक तरह से आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें नेचुरल सिलेक्शन स्पर्म की नहीं होती है। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वही स्पर्म को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद भी एम्ब्रियो जब बन जाता है फिर उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और अटैचमेंट जो है वंस अगेन वो नेचुरल प्रोसेस ही है। सो बेसिक प्रोसेस मतलब हमें ये समझना आया कि जो नेचुरली प्रोसेस होता है और जो किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है, उसको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में अब यार असिस्ट लेना पे। जी। तो बेसिकली दिस इज असिस्टेड और आर्टिफिशियल। सो दिस इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक ना। तो आर्टिफिशियल कुछ हद तक है, कुछ बेसिक प्रोसीजर्स आईयूआई जैसे होते हैं उनको भी हम लोग इन्हीं टेक्निक्स के बीच में मान के चलते हैं। बट आईयूआई में तो जो है स्पर्म्स को हम लोग सिर्फ वॉश करके वेजिना में डाल देते हैं, और वहां से एग्स और स्पर्म जो वहां से स्पर्म्स ने अपने आप से स्विम करके ऊपर जाना होता है। हम भी समझ में आया है और आपके पेशेंट भी समझ पाए होंगे कि प्रेगनेंसी जो एक नेचुरल प्रोसेस है और किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से कंसीव करने में जो प्रॉब्लम हो रही है, तो आईवीएफ उसको हेल्प करता है उस प्रॉब्लम के बाईपास करके और डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में फर्टिलिटी के लिए। बिल्कुल ठीक है। अभी इसी में बहुत सारी टर्म्स गुजरी आ जाती हैं कि आईयूआई क्या है, ये असिस्टेड प्रोसेस है कि आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो इस पे बड़ा सा रोशनी लाना है। डेफिनेटली ये सब असिस्टेड प्रोसेस है, आर्टिफिशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन असिस्टेड जरूर है, क्योंकि जो अल्टीमेटली एम्ब्रियो ने यूट्रस के साथ अटैचमेंट लेना है वो तो अपने बल पे लेना है, उसको अभी तक साइंस कंट्रोल नहीं कर पाई है। अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज होते हैं, यूट्रस की अच्छी प्रिपरेशन होती है, कुछ चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एम्ब्रियो अटैच कर जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि ट्यूब्स में कहीं पे प्रॉब्लम है, अब ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो स्पर्म्स एग्स तक पहुंच ही नहीं सकते, तो हम उनको लेबोरेटरी में बाहर एक मौका देते हैं कि स्पर्म्स और एग्स एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएं। अगर स्पर्म्स की एनर्जी बहुत कम है तो हम लोग इक्सी प्रोसेस की हेल्प ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोग स्पर्म को एग के साथ फ्यूज कर देते हैं इंजेक्शन के साथ। लेकिन उसके बाद भी सेल्स ने जो है खुद ही डिवाइड करना है, खुद एम्ब्रियोज ने बनना है, और फिर उसके बाद एम्ब्रियोज जो है यूट्रस के साथ अटैच करेंगे। सो इट इज डेफिनेटली असिस्टिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन। इसी के साथ बहुत सारे मिथ्स आ जाते हैं माइंड में, स्पेशली मिथ्स तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं, क्योंकि ये टेक्निक हम आपका रिच एक्सपीरियंस है, आपको तो पता ही है, ये टेक्निक आज की डेट में बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स के लिए एक वरदान है। बट वो कपल्स डॉक्टर के पास नहीं आते क्योंकि बहुत मिथ्स। सबसे पहला मिथ जो आपने ये बताया कि आर्टिफिशियल समझा जाता है इसको। दूसरा मिथ है कि अगर आईवीएफ होगा तो आईवीएफ की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब 45-40 ईयर्स की एज होगी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आईवीएफ जो है एक, जैसे हमने कहा, नेचुरल प्रोसेस है। अब मैं अपने पेशेंट्स को जो बताती हूँ कि आईवीएफ जो हम करते हैं, एक बेबी जो क्रिएट करना है, एक इमारत क्रिएट करने की तरह है। तो एक इमारत हमें बनानी है तो उसके लिए हमें ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, एक अच्छा कारीगर चाहिए जो नीचे ज़मीन है, बेस में जो उसका फाउंडेशन तैयार करनी है। तो वो जो स्पर्म्स और एग्स हैं वो यहाँ पे ईंटें और सीमेंट की तरह है। जो अच्छा कारीगर है वो आपका डॉक्टर है। लेकिन यूट्रस भी अच्छा होनी ज़रूरी है। ज़मीन अच्छी होगी तो उसके अंदर पौधा अच्छा ग्रो करता है, या आप बेसमेंट जो आपकी फाउंडेशन अच्छी बनी होगी तो इमारत अच्छी होगी। तो अब अगर किसी इंसान के स्पर्म्स में, सपोज कोई जेंटलमैन है, उनके स्पर्म्स में बहुत खराबी है, तो हम बहुत देर तक वेट करके हमें क्या फ़ायदा होगा? जैसे जैसे समय निकलेगा तो उसके अंदर वो खराबी बढ़ेगी। या किसी की ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, हाँ, हम एक ऑप्शन ट्यूब्स खोलने की ले सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके यूट्रस में डिफेक्ट है, वहाँ पे लेप्रोस्कोपी से, हिस्टेरोस्कोपी से यूट्रस को ठीक कर सकते हैं, रसौलियाँ निकाल सकते हैं, ट्यूब्स के ब्लॉकेज खोल सकते हैं। तो यंग एज में पेशेंट्स आते हैं, सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो हम नॉन आईवीएफ ऑप्शन जरूर लेके चलते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स नज़र आ ही रहे हैं जहाँ पे जो है आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा डैमेज है, स्पर्म से बहुत ज़्यादा डैमेज है, एग्स की शरीर में बहुत कमी है, तो जैसे जैसे समय निकलेगा ये चीज़ें तो और वर्सन हो जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि शायद जब एग्स बहुत कम रह जाएंगे, उनकी क्वालिटी बहुत डाउन चले जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है
तो एग्स का नंबर भी कम होता है, एग्स की क्वालिटी भी डाउन होती है। किसी मर्द के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वेरिकोस हील है या वो डायबिटिक है, तो जैसे जैसे समय निकलेगा इन चीज़ों को हम लोग नहीं सही करेंगे तो स्पर्म्स की क्वालिटी और वर्स होगी। तो ऐसे में वेट करने से हमारे रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं, इम्प्रूव नहीं हो सकते। तो ये ऐसा कुछ नहीं है एज रिलेटेड फैक्टर इसका? एज रिलेटेड फैक्टर है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आईवीएफ के रिजल्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो आईवीएफ जादू नहीं है। आईवीएफ के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें अच्छे स्पर्म्स चाहिए, अच्छे एग्स चाहिए। जैसे किसी औरत की एज बढ़ती है, 35 इयर्स के पास आसपास उसकी उम्र होती जाती है, तो उसके एग्स की जो है क्वालिटी डाउन चले जाती है, एग नंबर भी डाउन चले जाता है। तो फिर जब हमारे पास अच्छे एग होंगे ही नहीं तो हम आईवीएफ करेंगे किस चीज़ से? या किसी इंसान के स्पर्म्स में जो है बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो हम आईवीएफ भी जादू थोड़ी ना है, एग और स्पर्म तो उनके ही लेने हैं। और एक उम्र के बाद जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है लेडी की, एग्स बहुत कम हो जाते हैं, तो फिर कई बारी हमें डोनर एग्स की सहायता लेनी पड़ती है। किसी कम उम्र की औरत के एग्स लेके, अगर हस्बैंड के स्पर्म्स ठीक है तो हम उनको उस फर्टिलाइज हस्बैंड के स्पर्म से करके एम्ब्रियोज बना के उसके यूट्रस में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी मर्द के जो है स्पर्म्स बहुत कम है या डैमेज्ड है या है ही नहीं, तो ऐसे ही हम डोनर स्पर्म्स लेके भी प्रोसीजर को कर सकते हैं। पर जितनी यंग एज में किया जाता है तो उतने रिजल्ट्स बेटर है, तो सक्सेस का चांस बेटर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ कि अगर सपोज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या है कि जहाँ पे कोई भी फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा, स्पर्म्स भी ठीक है, एग्स भी ठीक नज़र आ रहे हैं, ट्यूब्स भी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, तो कम से कम 30% कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इन लोगों को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले कपल का अगर हम लोग आईवीएफ करते हैं 30 साल की उम्र में, तो हम ऑन एन एवरेज उनको बोलते हैं कि कम से कम आपको 60-70% चांस है कि आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन एक और कपल है जिसमें लेडी की एज करीब 37-38 की हो गई है, हस्बैंड की भी कॉरेस्पॉन्डिंग एज कह लो 38-40 साल की हो गई है, तो उनको हम लोग जो यही रिजल्ट 60-70% जो कह पाते हैं 30 साल की उम्र में, इतनी एज में आते आते तो हम रिजल्ट मे बी 20% या 10% से ऊपर नहीं कह सकते। तो अगर किसी को आईवीएफ कराना ही है तो क्यों ना वो उस उम्र में कराए जहाँ पे उसको 60-70% रिजल्ट मिलता तो है, ठीक है ना। तो एज, स्पेशली फीमेल पार्टनर की एज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसा समझा जाता था कि मेल पार्टनर की एज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा देखने में आया है कि जो ओल्डर मेन है उनका अगर आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है, अबॉर्शन का रिस्क जो हो गया, बच्चों में मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल रिटार्डेशन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है अगर मेल पार्टनर की एज, फादर की एज ज़्यादा हो, ठीक है ना। सो आईवीएफ हमेशा लास्ट ऑप्शन चूज करना होता है, या ऐसा कौन सा सिग्नल है जो कि ये पेशेंट को डिसाइड करना है कि मुझे डॉक्टर से इस बारे में बात कर? देखो, कभी भी कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं होता है ना। अगर बहुत यंग एज में भी कोई क्लियर कट फैक्टर है कि जैसे कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं जो कि खोली नहीं जा सकती हैं, या स्पर्म जो है बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस हालत में हमें कोई एज फैक्टर को नहीं लेना है। जो कि ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बार माइल्ड फैक्टर्स होते हैं, एग नहीं बन रहा, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एग बनने की दवाइयाँ दे दें और दूसरी ऑप्शंस लें, और वो सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएं तो फिर हम आईवीएफ की तरफ चलते हैं। उनमें ये लास्ट ऑप्शन भी हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल नीड्स जो पेशेंट्स को रहता है, शायद उसकी वजह से कि कुछ लोग अप्रोच करने से पीछे हटते होंगे कि अगर हम आईवीएफ के लिए जाएंगे तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज या कोई सी पैदा, तो आईवीएफ से ट्विन्स होने का चांस डेफिनेटली ज़्यादा होता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितने एम्ब्रियोज यूट्रस के अंदर डाले गए हैं। अगर हमने एम्ब्रियोज 2 डाले हैं तो ऑलमोस्ट 30% चांस होगा कि ये दोनों ही एम्ब्रियोज अगर ग्रो कर जाते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। इसीलिए अगर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए, जो कि आजकल एडवोकेटेड है कि हर कोशिश करनी चाहिए, अगर अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो है तो एक ही एम्ब्रियो डाला जाए, तो मोस्टली चांस ये होता है कि सिंगल प्रेगनेंसी ही बनेगी। लेकिन कभी कभार एक सिंगल एम्ब्रियो भी डिवाइड करके ट्विन प्रेगनेंसी, जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो वो प्रोड्यूस कर सकता है।
तो किसी कपल को अगर ट्विन्स नहीं चाहिए तो हम उनमें सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र करते हैं, और सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद जो है ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस 10% से भी कम रह जाते हैं। तो पहले टाइम में 3 एम्ब्रियोज 4 एम्ब्रियोज भी आज से 10-15 साल पहले अक्सर सेंटर्स में ट्रांसफ़र किए जाते थे। उसमें कई बारी फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी भी हो जाती थी कि 3 एम्ब्रियोज एक साथ ग्रो कर गए, फिर उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने का डर होता है। लेकिन कुछ कपल्स इनफैक्ट चाहते हैं कि हमें तो ट्विन प्रेगनेंसी ही चाहिए, चलो एक ही बारी में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। उनको हम लोग इनफैक्ट डिस्करेज करते हैं कि अगर अच्छा एम्ब्रियो है तो एक ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के जो है रिस्क्स ज़्यादा होते हैं, सिंगल प्रेगनेंसी रिलेटिवली सेफ होती। मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं पेशेंट से बात करने के, या जो कॉमन लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो हेल्थ केयर बैकग्राउंड से नहीं है, टायर 2 सिटीज़ ने मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है, तो पेशेंट्स का कुछ माइंडसेट ऐसा है कि जो बेबी आईवीएफ से होगा, वो आर्टिफिशियल बेबी होगा, वो वीक होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग रही। ये मिथ तो डेफिनेटली है, और बहुत सारे लोगों को शायद ये भी ख्याल होता है कि पता नहीं हमारा स्पर्म होगा, हमारा एग होगा कि नहीं, और होगा भी तो बच्चा पता नहीं कितना कमज़ोर होगा। लोगों को ये भी एप्रीहेंशन होती है कि उस जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी में हमें पता नहीं कितना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे घर में कोई है नहीं हेल्प करने आने के लिए, अभी हम आईवीएफ करा नहीं सकते। तो ये डेफिनेटली सब गलत धारणाएं हैं। तो एक तो ये है कि अगर आपके बाय चांस एग या स्पर्म में वीकनेस है, इतनी ज़्यादा है कि हम इसको आईवीएफ से कवर नहीं कर सकते, दवाइयों से कवर नहीं कर सकते, तो फिर हम अगर डोनर एग्स या डोनर स्पर्म्स लेना है तो हम हमेशा पेशेंट को बता के करते हैं। तो कई लोग इस चीज़ को अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में शेयर भी नहीं करना चाहते कि लोग सोचेंगे कि पता नहीं इनका अपना बच्चा है कि नहीं, कि ये डोनर एग स्पर्म्स का है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी कोई भी डीएनए अपना टेस्ट करा सकता है। और अब जैसे-जैसे नॉलेज बढ़ रही है, ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस बढ़ रही है, इतने लोग आईवीएफ कराते हैं, तो ये जो है धारणा कुछ हद तक कम भी होती जा रही है। ठीक है? और जहाँ तक बेड रेस्ट का सवाल है, बेड रेस्ट तो अभी हम लोग आईवीएफ प्रेगनेंसी में कहते ही नहीं। आईवीएफ के बाद जब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके भेजते हैं पेशेंट को, हम बोलते हैं घर जाओ, चल बैठ के, कोई कार में लेट के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्कूटर या बाइक है तो आप उस पे भी बैठ के चले जाओ। इनफैक्ट रिसर्च हैज़ शोन कि बेड रेस्ट से रिजल्ट कम होता है, बेड रेस्ट से रिजल्ट ज़्यादा नहीं होता। हाँ, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो अच्छा है। तो ज़्यादा हम कहते हैं कि अगर आपका काम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आपको भागम-भाग है, तो 2-4 दिन, 5 दिन की छुट्टी ले लो। 5 दिन के अंदर अगर एम्ब्रियो को अटैच होना है तो हो जाएगा। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी रेस्ट कर लो, वो नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी की आईवीएफ प्रेगनेंसी है और उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ब्लीडिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर तो बेड रेस्ट या उसके एप्रोप्रिएट जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट जस्ट बिकॉज़ ये आईवीएफ प्रेगनेंसी है, इसमें बहुत सारा रेस्ट है, वो भी नहीं। और जहाँ तक आपने पूछा था बच्चे कमज़ोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लुई ब्राउन फर्स्ट आईवीएफ बेबी थी, दुनिया में पैदा हुई यूके में, तो उसकी उम्र तो अभी ऑलमोस्ट 45 इयर्स प्लस हो गई है। तो शी इज़ अ हेल्दी बेबी, उसके अपने बच्चे आगे हो गए हैं, और मिलियंस ऑफ बेबी, करोड़ों बच्चे अभी ऑलरेडी आईवीएफ से पैदा हो चुके हैं, और ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि इनके अंदर कोई मेजर मैलफॉर्मेशंस होते हैं या बच्चे कमज़ोर होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ओल्डर एज ग्रुप में आईवीएफ कराते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर फादर की एज ज़्यादा है तो मिसकैरेज का चांस ज़्यादा है, मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का चांस ज़्यादा है। अगर मदर की एज ज़्यादा है तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वो है। तो वो अगर वो कितनी एज में प्रेगनेंसी हुई, कितने स्पर्म्स और एग्स कितने कमज़ोर थे, वो उससे रिलेटेड है, ना कि आईवीएफ की टेक्निक से। आईवीएफ करेक्टेड हो ही नहीं सकता। Easily. जो प्रेगनेंसी में भी ये सब चीजें होती है। यस, और जितनी एज कपल की ज़्यादा होगी, ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये तो हमने समझा कि आईवीएफ बेसिकली है क्या, क्या प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, और ये उतना ही नेचुरल है जितना प्रेगनेंसी होते हैं, बिकॉज स्पर्म और एग का फ्यूज करना है और मदर के वॉम में डेवलप। अभी अगर हम इससे आगे चले ना, क्योंकि अभी देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी सिर्फ मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के या टायर 1 सिटीज़ को छोड़ के अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे अभी ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पे फीमेल्स को स्पेशली प्रेगनेंसी प्लान नहीं दी जाती। वो अनप्लान प्रेगनेंसी होती हैं, प्रेशर में, फोर्स में होती हैं,
यहाँ तक कि शादियाँ हम लोग प्लान करके करते हैं 2 साल पहले कि अभी शादी करना है, लेकिन प्रेगनेंसी सब अनप्लान होती है। पर जब हम आईवीएफ की बात करते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन होता है, काउंसलिंग होती है, तो उस केस में ऐसी कौन सी प्रिपरेशंस हैं जिनका पेशेंट को ध्यान में? देखो, किसी भी प्रेगनेंसी के लिए और खास करके आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी को हेल्दी होना है ना? तो लाइफस्टाइल की आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है पूरी दुनिया में और हमारे देश में तो खास करके। जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा ये गैजेट्स यूज़ करना, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, तो इन सब चीज़ों का एडवर्स इफ़ेक्ट तो हो रहा है। तो एक आइडियल बॉडी वेट होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हेल्दी हो और आईवीएफ का रिजल्ट अच्छा हो। इनफैक्ट जो ओवरवेट पेशेंट्स रहते हैं जिनका बीएमआई 25 से ऊपर रहता है, उनको हम लोग एक्चुअली कहते हैं कि आपका सीधा सीधा 10% प्रेगनेंसी होने का आईवीएफ से चांस कम हो जाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्मोकिंग, एब्सोल्युटली 100% टू बी अवॉइडेड। अल्कोहल भी जहाँ तक ना ली जाए तो बेटर है। और एक बार ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये तो यूनिवर्सली कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में तो स्मोकिंग अल्कोहल का मतलब नहीं है। स्मोकिंग तो डायरेक्टली फीमेल पार्टनर में, मेल पार्टनर में, दोनों में ही अफेक्ट करती है फर्टिलिटी को, और अल्कोहल ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में अफेक्ट करती है। तो इसके अलावा और बहुत सारी रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं विच आर ऑल्सो टू बी अवॉइडेड। एंड मेंटल स्ट्रेस इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम मेकर, क्योंकि अल्टीमेटली जो मास्टर कंट्रोलर तो ब्रेन है, तो स्ट्रेस रहता है तो ब्रेन में से भी बहुत सारे एबनॉर्मल हार्मोन, जो हम आम पब्लिक स्टीरॉयड से बहुत डरती है। स्टीरॉयड, जब बॉडी में स्ट्रेस होता है, मेंटल है, फिजिकल है, तो स्टीरॉयड्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं, तो दे प्ले हैवक विद द एंटायर सिस्टम। तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल होना ज़रूरी है। और इसीलिए जो हम लोग प्री प्रेगनेंसी हेल्थ चेक कहते हैं, एंटीनेटल चेक्स और प्री आईवीएफ चेक्स में, उनमें हम लोग जो है रूटीन सारी ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। उसके अलावा किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, उसके लिए, और इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, सिफिलिस, इन सब की स्क्रीनिंग की जाती है। ये जो प्रिपरेशंस है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द पार्टनर्स। यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पार्टनर्स। जो ओवरवेट होने से फर्टिलिटी जेंट्स में भी कम होती है और लेडीज में भी कम होती है, दोनों में डायरेक्ट इफेक्ट है फर्टिलिटी पे। और वेट लूज करने से बहुत हद तक ये रिवर्स भी होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। मैम, जैसा हमने अभी बात की है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, मील सेक्स को लेके, इवन प्रिपरेशंस को लेके, लाइफ स्टाइल की अगर बात करें, तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो लाइफ स्टाइल में ऑलरेडी एम्बेड हो चुके होते हैं। तो कुछ पेशेंट जो हाई रिस्क पेशेंट्स में हैं, जैसे हाइपरटेंसिव कोई फीमेल है, डायबिटिक हैं, तो क्या आईवीएफ उनके लिए उतना ही सेफ है? देखो, आईवीएफ तो उनमें भी उतना ही सेफ है। हमें एक सवाल ये उठता है कि प्रेगनेंसी उनके लिए सेफ है कि नहीं। अगर प्रेगनेंसी उनके लिए सेफ है तो वो चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी है चाहे आईवीएफ प्रेगनेंसी, बात तो वही रहती है, ठीक है। तो पर इन लोगों में बीपी, शुगर, सब, थायराइड वगैरह प्रेगनेंसी होने से पहले ही कंट्रोल होना चाहिए। और कोई डायबिटिक है इंसान तो उनको फिर हम लोग इंसुलिन पे रखते हैं प्रेगनेंसी में। जो रूटीन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयाँ होती हैं डायबिटिक्स के लिए, जो गोलियां होती हैं, वो अक्सर प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती, उनको इंसुलिन देना पड़ता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर की कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती, तो उनको हम लोग प्रेगनेंसी होने से पहले ही दवाइयाँ ऐसी पे डाल देते हैं कि उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर हाई ब्लड शुगर रहेगी तो मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। बच्चे के अंदर कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज होती है, खास करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, जिनका चांस बढ़ जाता है अगर उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है पहले 3 महीने में, जब ऑर्गन्स बेबी के डेवलप हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर से बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। बच्चे की जो है फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो है अनकंट्रोल्ड शुगर से कई बार 6, 7, 8 मंथ में या तो प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकती हैं, या फिर बेबी इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ जो हम बोलते हैं कि अंदर ही अंदर बच्चे की डेथ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करके चलना है, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी है और चाहे वो आईवीएफ की प्रेगनेंसी। मैरिज पेशेंट भी इस प्रोसीजर के लिए अप्रोच कर सकते, पर उन्हें अलर्ट रहना है, अपने डॉक्टर के साथ हमेशा इन टच रहना है, वो बहुत ज़रूरी है।
अब ये फैक्टर आता है पोस्ट का, लोग समझते हैं कि आईवीएफ जो है वो सिर्फ अमीरों का ट्रीटमेंट है। वो किस तरह से कपल इसको अफोर्ड कर सकते हैं और क्या क्या एडवांसमेंट ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं? देखो, प्रोसीजर है तो महंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि जब हम 2007 में हमने स्टार्ट किया था, तो तब से अगर हम देखें कि जो मनी की वैल्यू है, वो कितनी रह गई है, 1/10 भी नहीं रह गई है। इन्फ्लेशन इतना हाई है। उस हिसाब से हम कंपेयर करें तो आईवीएफ का कॉस्ट तो डबल ही हुआ है। 18 सालों में जब से हम कर रहे हैं, आईवीएफ का कॉस्ट डबल हुआ है, वेरएस इन्फ्लेशन के हिसाब से तो 10 गुना होना चाहिए था। तो फिर भी बहुत सारे लोग जो है अफोर्ड कर पाते हैं। और थोड़ा-सा हम ट्रीटमेंट्स को टेलर मेक भी कर देते हैं कि अगर कोई कम अफोर्डिंग है, उसको कुछ हद तक हम लोग खुद भी हेल्प करते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स को हम लोग मॉडिफाई भी कर लेते हैं कि, है ना? इंश्योरेंस कंपनीज़ अनफॉर्चुनेटली इसको कवर नहीं करती हैं, बट कुछ-कुछ कंपनीज़ हैं जो लोन दे देती हैं आईवीएफ के लिए, तो वो एक ऑप्शन है। प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है तो, पर बहुत ही कम है जहाँ पे आईवीएफ हो रहा है। तो ठीक है, पेशेंट को बजाय कि बहुत सारा पैसा इधर-उधर छोटे-छोटे ट्रीटमेंट में लगाने के, बेटर है कि वो अपना जो भी उनका पूँजी है उसको इकट्ठा करें और एक ही बारी अच्छे से इन्वेस्ट करें, जहाँ पे रिज़ल्ट भी तो बहुत अच्छा है। We plan. It should be planned and there is no point wasting money unqualified या जो कम एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स हैं, छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स कराने में भी बहुत पैसा लग जाता है। उससे अच्छा है कि पैसा एक ही बारी लगाया जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे ट्रीटमेंट पे लगाया जाए। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 18 साल का आईवीएफ के लिए, तो पेशेंट की साइकोलॉजी कैसे चेंज हुई है इसके रूप? कुछ तो हम लोग पहले बात कर ही रहे थे कि पहले लोगों को बहुत वहम रहता था कि ये पता नहीं हमारे एग्स है, स्पर्म्स है कि नहीं, है ना? वो अवेयरनेस काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। प्लस हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर वो आते हैं जिनके रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं पहले कराया हुआ है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो ऑलरेडी काउंसल्ड आते हैं, उनको पता होता है कि नहीं जी ये तो सेफ है, सो एंड सो का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, सेक हुआ है। आई एम श्योर बाकी जगह पे भी होता है क्योंकि इतने लोग अब तक आईवीएफ करा चुके हैं कि ये सेफ्टी वाले इश्यूज शायद लोगों के मन में से निकल गए। और कई बार तो हमारे पेशेंट्स को ये भी कहना पड़ता है कि अभी आपको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो थिंग्स आर इवॉल्विंग। बहुत सारे लोगों की जो है एक दूसरे से पूछ के, सोशल मीडिया के थ्रू ये दिमाग में से जो गलत धारणाएं हैं वो निकल भी गई हैं। एक्सेप्टेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हुई है, नो डाउट। अगर इसको हम एक ब्रॉड टर्म में देखें, एक बड़े लेवल पे देखें ना, सो इंडिया एज ए कंट्री इन मेडिकल थेरेपी एडवांसमेंट हुई है, आईवीएफ में पर्टिकुलर काफ़ी एडवांसमेंट किए हैं। एब्सोल्युटली। तो क्या हम तैयार हैं कि अब इंडिया से बाहर के लोग भी हमें अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए? आते हैं बहुत सारे क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में तो वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में महंगा भी बहुत है आईवीएफ। इंडिया में तो मेरे ख्याल से अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करें, अमेरिका से कंपेयर करें, तो हमारा शायद 1/10 कॉस्ट पे हो रहा है। और मेडिकल टूरिज्म जो है, तो बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सो द होल वर्ल्ड नोज़ कि इंडिया में रिजल्ट अच्छा है और बाहर के लोग बहुत से यहाँ पे आईवीएफ के लिए आते भी हैं। इसी के साथ आप पेशेंट्स को क्या ऐसा टेक होम मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए, बिकॉज अभी जब लोग देखेंगे सब कुछ तो बहुत सारे पर्पस हैं, इन पे डाउट दूर होंगे, कुछ कोई स्टेप लेना चाहेंगे, तो उसको स्टेप लेने से पहले कोई टेक होम मैसेज जो उनमें सेफ्टी को लेके, रिजल्ट को लेके एक कॉन्फिडेंस। तो आईवीएफ इज़ अ गुड ट्रीटमेंट पहले तो, है ना? हम आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम ऐसे ज़माने में पैदा हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे चाइल्डलेस कपल्स के लिए एक होप है। एंड इट इज़ अ डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन, इट इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन ऑल्सो। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इट शुड बी अ कलेक्टिव डिसीजन, कपल का डिसीजन होना चाहिए, फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। बहुत सारे कपल्स तो अपनी फैमिलीज़ के साथ ये बात शेयर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना स्ट्रेस लेवल बिल्डअप हो जाता है ना। तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द फैमिलीज़ दैट बी सपोर्टिव। सबका कंसर्न होता है, पर जब बार बार पूछा जाता है कि क्यों नहीं हो रहा, आप क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और हमारे कंट्री में तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि अगर जो मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है तो वो तो घर में किसी उसका ब्लेम भी फीमेल पे जाएगा, है ना?
तो जो लड़के की फैमिली है उसको भी ये बात को समझना चाहिए कि ये कुछ चीज़ कुदरत की दी हुई है, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। 100% रिजल्ट कहीं बना नहीं है, बट फिर भी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। रिजल्ट्स आर वेरी गुड। हैव फेथ इन योर डॉक्टर एंड डू योर ट्रीटमेंट्स इन टाइम। इतना पुश मत करो उस स्टेज पे आके कि जहाँ पे रिजल्ट्स पुअर हो जाएं। तो बहुत जल्दी एक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी टाइमली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी। मैम आई बिलीव कि आज के हमारे कन्वर्सेशन से बहुत सारे लोगों को कुछ नॉलेज मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा सेफ्टी को लेके। कितना आगे हम मेडिकल थेरेपीज़ में स्पेशली IF में बढ़ चुके हैं, और जो कपल्स स्ट्रगल कर रहे हैं अभी इन्फिडिटी की वजह से, उनके लिए एक होप रहेगा। सो डॉक्टर लाउडिन, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज कन्वर्सेशन। You will see you in next episode of Vocalist Medica, man. Thank you very much. Thank you, friends. So keep watching our channel. Again, we will come with more awareness, more part of medical care. Thank you very much. Like, share, subscribe our channel. Thank you.